हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचबीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाने वाला हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। ठीक है ना। और ये प्री बोर्ड जो आपका होने वाला है 2026 में, जो 2 फरवरी को होने वाला है प्री बोर्ड, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दशाओं में हो सकता है। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से कब बनाया जाता है, किन किन दशाओं में एक पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो देखो, ये दोनों में है, हिंदी में भी लिख रखी है मैंने और इंग्लिश में भी लिख रखी है, तो पहले इंग्लिश में समझो। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक तरह से ये होता है कि आपका पुराना एग्रीमेंट ब्रीच होता है और नया एग्रीमेंट बनता है। तो किन किन कारणों से नया एग्रीमेंट बनाया जाता है और पुराना एग्रीमेंट ब्रीच होता है, तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे पहला मेन आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है कि एडमिशन, जब भी एडमिशन होता है तब होता है, उससे पहले हम लिख सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज, दूसरा हो गया एडमिशन, तीसरा हो गया रिटायरमेंट, ठीक है, और चौथा हो गया डेथ। तो इन कारणों से, ये कारक हैं, ये दशाएं हैं किसकी? रिकॉन्स्टिट्यूशन की। यानी कि अगर पुनर्गठन होगा तो इन कारणों से हो सकता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, तो नया जो पुराना जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा वो कैंसिल होगा और नया बनेगा। एडमिशन में भी ऐसे ही होगा, रिटायरमेंट में भी ऐसे ही होगा और डेथ में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो देखो समझो क्या कह रहा है। अ पार्टनरशिप फर्म इज सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज चेंज। देखा है ना, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से ही हो रखा है उसमें क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन। बट द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, बट फर्म जो है अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाती रहे, ऐसा भी होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर देखो आपको डिसोल्यूशन नहीं लिखा। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि फर्म बिल्कुल बंद हो जाती है, तो डिसोल्यूशन को मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो फर्म चलती रहती है, बिजनेस चलता रहता है। द मेन ओकेशन आर, तो मेन ओकेशन कुछ इस प्रकार से हैं, देखो मेन ओकेशन कुछ इस प्रकार से हैं। एडमिशन पहला दे दिया ना, देखो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नए पार्टनर का मतलब एडमिशन होता है तब आपको क्या करना पड़ता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो लिखा है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म। इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस एक हेडिंग लिखो कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मैंने हेडिंग आपको समझा दी है, हेडिंग लिख लेना और नॉर्मल सी लाइन लिख देना। अगला है रिटायरमेंट। देखो, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, किसी का रिटायरमेंट होना, ठीक है। और लिखा है कि व्हेन वन और मोर पार्टनर रिटायर एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस, ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को, तो उसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट चेंज होता है। ठीक है। अगला है डेथ ऑफ पार्टनर। इफ पार्टनर्स डाई एंड द रिमेनिंग पार्टनर एग्री टू कंटिन्यू द फर्म, तो जब व्यक्ति मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग बचे होंगे उनमें क्या होगा? जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। ठीक है। अगला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज हो जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी क्या होता है कि जो पुराना एग्रीमेंट है वो चेंज होता है और नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी में भी लिखा हुआ है कि नए साझेदार का प्रवेश होना, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, और किसी साझेदार की मृत्यु यानी कि डेथ, और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, इसे नोट कर लेना। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या है? नए साझेदार को शामिल किया जाता है, बस इतना लिखना है। और सेवानिवृत्ति का मतलब जब कोई साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है और शेष साझेदार व्यवसाय को जारी रखते हैं। जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है और बाकी साझेदार फर्म को जारी रखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। और लाभ हानि खाते में जब साझेदार अपने लाभ हानि बांटने के अनुपात में परिवर्तन करते हैं तो आपका क्या होता है कि जो एग्रीमेंट बना होता है उसमें क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है,
ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो पार्टनरशिप के कई सारे फीचर हो सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, ये आ सकता है। वैसे तो मैंने सारे ये इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, बट पार्टनरशिप के फीचर्स और कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप जरूर याद करके जाइए, ये आ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या हो सकते हैं? देखो बहुत ही आसान होते हैं कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है ना। ये 2 या 2 से अधिक लोगों का क्या होता है? संगठन होता है। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय 2 और मोर पर्सन एज पर द लॉ। द मैक्सिमम नंबर इज जनरेटेड आपको ये गलत लिख दिया, 50 जनरेटेड 50 पार्टनर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। और जब पार्टनरशिप होती क्या है? 2 और 2 से अधिक लोगों का एक संगठन होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन है, ठीक है ना। यानी कि साझेदार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का द्वारा बनाई जाती है। सामान्य साझेदार की संख्या 20 की जगह लिख देना 50 होती है, ठीक है। अगला है उसके अंदर एग्रीमेंट। देखो पहला क्या हो गया उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। दूसरा हो गया एग्रीमेंट, ठीक है। इस चीज को याद रखें। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जो उनके बीच में साझेदारी होती है, ठीक है ना, कि किस रेशियो पे उनको बंटवारा करना है, कितनी कैपिटल मिलेगी, इस चीज को एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। और सब जानते हैं कि एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, ठीक है ना। ओरल का मतलब हो गया कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाएगी, और रिटन का मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड को बनाना, ठीक है। तो समझौता क्या होता है? समझौता साझेदारी साझेदारों के बीच हुए समझौते पर का परिणाम होती है। साझेदारी क्या होती है? जो समझौता हुआ उसके बीच का एक परिणाम है कि भाई इस परिणाम पर हम तय हुए हैं कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है। यह समझौता लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, ठीक है। अगला फिर है कैरिंग ऑन अ बिजनेस। कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए। कैरिंग का मतलब है चलाना, ठीक है। द पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। कैसा बिजनेस होना चाहिए? लॉफुल, कानूनी तरीके से सही बिजनेस होना चाहिए। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग का। और कैसा बिजनेस होना चाहिए आपका? एक वैध व्यवसाय होना चाहिए और लाभ कमाने के लिए होना चाहिए। बात समझ आ रही है? व्यवसाय का संचालन कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए और लाभ कमाने के लिए होना चाहिए। बात समझ आ रही है? 3 चीजें हो गई। पहला क्या हो गया? 2 और मोर पर्सन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका? एग्रीमेंट। एंड तीसरा क्या हो गया? कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है। चौथा है आपका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होना चाहिए? देखो अगर ओरल एग्रीमेंट है, जैसे बताया था हमने, एग्रीमेंट 2 प्रकार के हैं, ओरल और रिटन। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो उसमें इक्वली हो जाएगा, ठीक है। और अगर रिटन है तो जो लिखा है वो होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस आर शेयर अमंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। जो भी एग्रीड रेशियो होगा उस पर बांटा जाएगा, है ना। लाभ हानि खाते का बंटवारा जो अनुपात तय हुआ है उस पर ही बांटा जाएगा, ठीक है। अगला म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअली का मतलब होता है कॉमन। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है? कॉमन। एजेंसी का मतलब यहां पर है एजेंसी, एजेंट। पार्टनर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? जैसे कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है। 2 पार्टनर हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? एजेंट होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे। एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे। बात समझ आ रही है? एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल भी होंगे, मतलब एक दूसरे को ऑर्डर भी दे सकते हैं और एक दूसरे का ऑर्डर भी सुनना पड़ेगा। ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज ऑफ द पार्टनर्स। यानी कि फर्म का एजेंट भी होता है और पार्टनर भी होते हैं आपस में,
द एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड ऑल अदर। एक्ट ऑफ वन पार्टनर यानी कि एक व्यक्ति का जो एक्ट होगा, काम करने का तरीका जो होगा, यानी कि एक व्यक्ति ने जो भी काम करा है उसके लिए बाइंड होंगे, यानी कि सभी बाइंड होंगे, बाउंडेशन होगी। मतलब एक व्यक्ति ने काम कर दिया तो दूसरा ये नहीं कह सकता कि उसने करा है, तो सबने करा है वो, ठीक है। तो पारस्परिक अभिकरण, प्रत्येक साझेदार फर्म का तथा अन्य साझेदारों का प्रतिनिधि होता है, ठीक है ना। एजेंट का मतलब प्रतिनिधि। एक साझेदार का कार्य सभी साझेदारों को बाध्य करता है, एक ने कर दिया तो सभी ने उस कार्य को किया है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज कैसी होती है? लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, ठीक है, और मान के चलो फर्म उसको पे नहीं कर पा रही, मतलब 3 व्यक्ति थे, मान के चलो 3 व्यक्ति थे, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ये, इन्होंने लोन लिया है। अब एक व्यक्ति मर जाए, ठीक है, या भाग जाए, कहीं भी चला जाए, तो क्या इन बंदों की जो लाइबिलिटीज है, जो बचे हुए 2 लोग हैं, क्या ये लोन भरने की लाइबिलिटीज इन्हीं की होगी? हाँ, इन्हीं की होगी, क्योंकि फर्म के अंदर लाइबिलिटीज कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर फर्म के पास पैसे नहीं है तो पैसे कौन देगा? जो पार्टनर्स हैं अपनी प्राइवेट एसेट से भी पैसे देंगे और देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इनको अपनी प्राइवेट एसेट से भी पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? प्राइवेटली पैसे देने पड़ सकते हैं, इसी को कहते हैं हम अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। और कंपनी में कैसी लाइबिलिटीज होती है? कंपनी में जो लाइबिलिटीज होती है वो होती है लिमिटेड अप टू शेयर्स। जितने आपने शेयर्स खरीदे सिर्फ उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। और इधर क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगला असीमित दायित्व है, ठीक है ना। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, वे फर्म के ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार हो सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया था प्राइवेटली भी जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। अगला है जॉइंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल। जॉइंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल ही होता है, यानी कि कैपिटल जो होती है जॉइंटली होती है। कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? सभी आपस में मिलकर कैपिटल लगाते हैं, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ फर्म इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर एंड इज जॉइंटली ऑन बाय देम, ठीक है। जो सभी पार्टनर होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करता है कैपिटल का, ठीक है, और वो सभी क्या होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। द फर्म की पूंजी साझेदारों द्वारा दी जाती है और उस पर सभी का संयुक्त अधिकार होता है, ठीक है ना। सबका अधिकार होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक है। अगला है 8th, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती कोई, उसका अलग कानूनी अस्तित्व का अभाव होता है, यानी कि अस्तित्व नहीं होता पार्टनरशिप फर्म का। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कोई लीगल एक्टिविटी नहीं होती, मतलब पार्टनरशिप फर्म की कोई अपनी स्टैंप नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई स्टैंप नहीं होती, वो किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकती। एग्रीमेंट कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि उसका खुद का कानून नहीं होता। और वहां पर देखो कंपनीज में जब हम पढ़ते हैं तो कंपनीज में पढ़ते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, कंपनी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करती है? एग्रीमेंट करती है, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, ठीक है। साझेदारी फर्म का साझेदारों से अलग कोई कानून अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, उनसे अलग नहीं होता। सारा का सारा किससे होता है? साझेदारों से ही होता है। मतलब साझेदार ने जो कर दिया वही माना जाएगा कि फर्म ने भी उसी चीज को एग्री कर दिया है, ठीक है। अगला है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब है कि अपना हिस्सा। आप बिना पार्टनर से पूछे किसी दूसरे व्यक्ति को अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे वो अपना ही हिस्सा क्यों ना हो। जैसे कि मान चलो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का हिस्सा है 60% और एक व्यक्ति का है 10% और एक व्यक्ति का है मान चलो 30%, ठीक है, तो ये हो गया 100%। अब 60% वाला बोले कि मैं अपना कुछ हिस्सा यानी 20% किसी व्यक्ति को दे रहा हूं जिसका नाम है डी,
ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, जब तक वो इन बचे हुए पार्टनर से नहीं पूछेगा तब तक वो अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकता, भले ही उसके पास ज्यादा शेयर हो या कम शेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। बिना किसी सहमति के वो नहीं ट्रांसफर कर सकता, ठीक है। कोई साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें मैंने आपको 9 कंसेप्ट समझा दिए, ठीक है ना। याद रखना इन कंसेप्टों को, ठीक है। फिर से एक बार कर लेते हैं रिवाइज। सबसे पहले था एसोसिएशन ऑफ टू पार्टनर्स, फिर है एग्रीमेंट, एंड थर्ड है कैरिंग ऑन बिजनेस, फिर है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे हालांकि 9 नहीं आने वाले इसमें, बट जो भी आएंगे 6-7 जो भी आएंगे उसके लिए आप 9 अगर याद रखोगे तो 6-7 याद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड म्यूचुअल एजेंसीज, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, फिर है जॉइंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, फिर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड थर्ड है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 9 याद रखें, कम से कम अगर 5 या 6 जो भी आए वो कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है यहां पर, याद रखना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है क्लोज ऑफ बिजनेस का समापन हो रहा है, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ बिजनेस। अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हो गया कि साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में खातों के निपटान का क्रम बताइए कि किस तरीके से आप खातों को निपटाएंगे। तो इसका क्रम जरूर है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, यानी कि जो बाहरी देनदारियां हैं उनको भुगतान करेंगे। अपने घर के यानी कि कैपिटल को पे नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्म्स दैट पेबल टू आउटसाइडर आर पेड। सबसे पहले बाहर के लोगों को भुगतान किया जाएगा, भारी जो देनदारियां हैं उनका भुगतान किया जाएगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, और फिर उसके बाद पार्टनर्स का लोन पे किया जाएगा। आफ्टर आउटसाइड लायबिलिटीज लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म आर रीपेड, ठीक है। तो इस तरीके से उसको पे किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर रिटर्न ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल को दिया जाएगा। देन द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर इज रिटर्न, साझेदारों की पूंजी की वापसी की जाएगी फिर उसके बाद, ठीक है। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, पार्टनर्स की कैपिटल देने के बाद जो भी उसमें अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उनसे लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका निपटारा कर सकते हैं। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर के बीच में आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो पहला अंतर क्या है, देखो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। मीनिंग है शेयर रिप्रेजेंट ऑनरशिप। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑनरशिप, यानी कि शेयर जो है कंपनी के स्वामित्व होते हैं। और डिबेंचर रिप्रेजेंट लोन, तो डिबेंचर किसको रिप्रेजेंट करता है, लोन को, यानी कि ऋण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटस ऑफ होल्डर, धारक की स्थिति कैसी है। शेयर होल्डर इज एन ऑनर ऑफ कंपनी, यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर धारक जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता होते हैं, ध्यान रखना, क्रेडिटर होते हैं, ठीक है ना, ऋणदाता होते हैं। नेक्स्ट रिटर्न क्या मिलता है, शेयर्स को रिटर्न में मिलता है डिविडेंड, शेयर्स को रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड, जिसको हम कहते हैं लाभांश। और डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में मिलता है उनका ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज, ठीक है। अगला रेट ऑफ रिटर्न, देखो इनका जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, डिविडेंड इज नॉट फिक्स।
और इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, वो पहले से क्या होता है, फिक्स होता है कि भाई इस रेट पर आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है। फिर वोटिंग राइट, शेयर होल्डर्स को वोटिंग का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये मालिक होते हैं। ठीक है। और डिबेंचर होल्डर को कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, ओनली ऋणदाता यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं, इनको कोई वोटिंग में अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर हमने किसी से लोन ले रखा है तो वो हमारे बिजनेस में, हमारे घर में आके सलाह थोड़ी देगा। सलाह कौन देगा, जिनके पास अधिकार है। ठीक है। रीपेमेंट और भुगतान यानी कि वापसी कब होगी, शेयर्स की रीपेमेंट नॉर्मली नहीं होती, ये सिर्फ होती है वाइंडिंग अप पर, जब खत्म होने वाला होता है सिस्टम। शेयर्स कैपिटल इज रिपेड ओनली एट वाइंडिंग अप, यानी कि पूंजी जो है तभी वापसी की जाएगी जब विघटन होगा, यानी कि खत्म हो जाएगा बिल्कुल। और डिबेंचर्स की पेमेंट होती है एक फिक्स पीरियड के टाइम, यानी कि हमने जो लोन ले रखा है, लोन को तो पे करना पड़ेगा, और लोन ले रखा होगा हमने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी ले रखा होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। अगला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भाई शेयर्स जो होते हैं नॉट सिक्योर होते हैं, क्योंकि कभी अगर कंपनी मतलब घाटे में जा रही है तो इनके शेयर्स के प्राइस कम हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, ये सुरक्षित होते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने लोन दिया है सिर्फ उतना ही लोन इनको वापस मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा लोन मिल जाएगा। तो इसका मतलब डिबेंचर जो है सिक्योर होते हैं, और ये नॉट सिक्योर होते हैं, और ये सिक्योर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। रिस्क, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो जब ये नॉट सिक्योर है तो इसमें जो रिस्क है वो हाई होता है। ठीक है, और इसमें रिस्क तो लो होता है, बिल्कुल ही होता ही नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो लो होता है। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आपको डिफरेंस याद रखने हैं डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में। ठीक है, सही जितने भी हैं याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ शेयर्स के प्रकार बताने हैं विच कैन बी इशू अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। शेयर्स के प्रकार बताने हैं, तो देखो शेयर्स तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में हम बता देंगे। अगर बच्चा मतलब कुछ बच्चों को प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स देखने होते हैं ना, तो इसमें आपको मैं बता दूंगा कि प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप्स होते हैं। 8 प्रकार होते हैं ना, तो 8 प्रकार को मैं समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला होता है इक्विटी। ठीक है, और दूसरा होता है आपका यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इक्विटी के अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं, बच्चों को ये पता नहीं होता कि इक्विटी के अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना। इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स, एक ऐसे होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, कैरी नॉर्मल वोटिंग राइट्स, डिविडेंड डिपेंड ऑन प्रॉफिट, डिविडेंड तो प्रॉफिट पर ही डिपेंड करता है। वोटिंग राइट होता है इनके पास कि इन्हें सामान्य मताधिकार होता है, कि ये आप बिजनेस में अगर कोई बात चल रही है तो उसके ऊपर ये अपना मत दिखा सकते हैं और उस बात के बीच में अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, और एक इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनके पास डिफरेंशियल राइट्स होते हैं, मतलब कैरी डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि इनके पास वोटिंग राइट्स कम हो। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार के भी होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के हो गए, एक के पास वोटिंग राइट होता है और एक के पास कुछ डिफरेंशियल राइट्स होते हैं। ठीक है, अगला है प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो प्रेफरेंस शेयर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर पिछले साल अगर कोई लॉस हुआ हो जिसकी वजह से डिविडेंड ना दिया गया हो, तो अगले साल उनका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड एंड इज पेड इन फ्यूचर ईयर, यानी कि यदि किसी वर्ष लाभांश ना दिया जाए तो अगले वर्ष उसे जोड़कर दिया जाएगा। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इसको उल्टा, कि अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ है तो उसका डिविडेंड छोड़ दिया जाएगा। डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेटेड इफ नॉट पेड इन अ ईयर, तो लाभांश ना मिलने पर आगे नहीं जोड़ा जाएगा, सिंपल सी बात है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग का मतलब है उनको डिविडेंड तो दिया ही जाएगा, साथ में वो सरप्लस में भी अपना अधिकार ले सकते हैं। एंटाइटल टू पार्टिसिपेटेड इन सरप्लस, सरप्लस में अपना अधिकार ले सकते हैं आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के बाद। ठीक है, लिखा है इक्विटी शेयर धारकों के बाद अतिरिक्त लाभ में लाभ लेते हैं। ठीक है, अगला है नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका उल्टा कि उनका कोई अधिकार नहीं होता सरप्लस में। ठीक है,
फिर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना। रिडीम का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनकी पेमेंट होगी कुछ समय के बाद, ठीक है। रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। और भुगतान योग्य प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? एक निश्चित अवधि के बाद या निर्धारित तिथि पर वापस किए जाएंगे, ठीक ठीक है ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। इररिडीमेबल मतलब जिसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, उसको वापस नहीं किया जाएगा कुछ समय के बाद, और कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग ही उसको वापस किया जाएगा, ठीक है। अगला है इररिडीमेबल। हाँ, इररिडीमेबल हमने बता दिया, जिसको वापस नहीं किया जाएगा। फिर है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उनको कहते हैं हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनको नहीं किया जा सकता उन्हें कहते हैं हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सिंपल सी बात है। जिन्हें इक्विटी में बदला जाता है उन्हें कन्वर्टेबल, और जिन्हें इक्विटी में या किसी और चीज में नहीं बदला जा सकता तो उनको क्या कहते हैं? हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 थ्योरी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। और ये थ्योरी आपको कहाँ पर मिल जाएगी भाई? आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। तो ज्वाइन होने के बाद आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो जब तक आप इन्हें सही से समझिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सही से समझना, ठीक है। और जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करना, और वीडियो सही समझ में आई हो और सही लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।